जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 है रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। हम जानते हैं, हमने बेसिक क्लासेस में ये चीज़ अच्छे से सीखी है कि जब कोई स्पीशी अपने जैसे नए जानदार बनाती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। यानी जानदारों का अपने ही जैसे नए जानदार अपनी औलाद पैदा करना, ऑफस्प्रिंग पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, बुक में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होती। एक इंडिविजुअल जो है, एक फ़र्द जो है वो रिप्रोडक्शन करे या ना करे, उससे उसकी ज़िंदगी में, उसके सर्वाइवल में फ़र्क नहीं आता। हाँ, अलबत्ता रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी। एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए, एक पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए जो है वो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर एक स्पीशी पूरी की पूरी ही रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, मादूम हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अगर एक पॉपुलेशन जो है वो पूरी पॉपुलेशन एज ए होल रिप्रोडक्शन ना करे तो वो पॉपुलेशन भी जो है एंड अप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, बट पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए ये नेसेसरी है। रिप्रोडक्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं, हम बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल की बात करेंगे, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होती है उसमें सिंगल पेरेंट होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसी से उसकी ऑफस्प्रिंग बन जाती है, उसी से उसकी औलाद बन जाती है। दो पेरेंट नहीं होते, सिंगल पेरेंट होगा और माइटोटिक सेल डिवीजन होगी इसके अंदर। इससे जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो माइटोटिक सेल डिवीजन से बनेंगे। और जब माइटोटिक सेल डिवीजन होती है तो क्या होता है, हमें पता है माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डबल होता है। डबल होने के बाद एक सेल दो में डिवाइड कर जाता है, हाफ इधर हाफ इधर। यानी जितना जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में था उतना ही जेनेटिक मटेरियल जो है वो डॉटर सेल में आता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है एज इन पेरेंट्स। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर जो है, क्रोमोसोम की तादाद जो है वो पेरेंट सेल जितनी ही रहती है। ये होती है माइटोटिक सेल डिवीजन। तो यहाँ पर माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, तो जब क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट के जितनी ही रहती है और वो क्रोमोसोम सेम ही होते हैं जैसे पेरेंट के होते हैं, तो फिर बनने वाले जो ऑफस्प्रिंग हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनते हैं। यानी जितनी भी औलाद होगी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से बनेगी वो मैक्सिमम 100% के करीब अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलर होगी, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास फिशन, बर्डिंग, पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। ये एग्जाम्पल्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से थोड़ा एडवांस है। यहां पर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स जो हैं हिस्सा लेते हैं। अमूमी तौर पर एक को हम मेल और दूसरे को फीमेल बोलते हैं। तो कम से कम दो पेरेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और यहां पर जो सेक्स सेल्स बनेंगे, जो गैमीट्स बनेंगे, जिनसे नई नस्ल बनेगी, वो सेल्स कैसे बनेंगे, मियोटिक सेल डिवीजन से बनेंगे। यहाँ पर मियोसिस होती है और मियोसिस होने के बाद बनने वाले सेल से नई नस्लें बनती हैं। तो हमें पता है जब मियोसिस होती है तो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ रह जाती है, आधी रह जाती है। तो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वहां पर बनने वाले गैमीट्स जो हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी और फिर दोबारा दो गैमीट्स जो है फ्यूज करेंगे, एक स्पर्म और एग, और दोनों की जो है तादाद दोबारा से अगेन डिप्लॉयड हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बट यहाँ पर बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। चूंकि हाफ क्रोमोसोम्स एक पेरेंट से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट से आते हैं, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं। यहाँ पर बनने वाली नस्ल हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसी नहीं होती। और इन्हीं जेनेटिक वेरिएशंस से आने वाली तब्दीलियों से, जिन्हें हम अडेप्टेशंस कह सकते हैं,
इसी से फिर एवोल्यूशन होती है, नए से नए करैक्टर्स आ जाते हैं और एक पॉपुलेशन जो है वो अपने माहौल के साथ, इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा अडेप्टिव हो जाती है और उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बट उनमें कोई भी जो है वेरिएशन नहीं आती। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपली मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नुकसान क्या है, यहां पर लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट अडेप्टिव। ये अडेप्टिव नहीं है, या यूं कहें लेस अडेप्टिव है, ये ज्यादा बेहतर तरीकाकार नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। बट मैन हैज फेवर्ड दिस मेथड। अच्छा, पहले हम ये डिस्कस कर लें कि ये फेवरेबल क्यों नहीं है, ये अडेप्टिव क्यों नहीं है। हमने जैसा कि यहां डिस्कस किया कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है तो ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ही पेरेंट होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगी और ऑस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी और कोई वेरिएशंस नहीं होगी। जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जितनी भी जनरेशंस बनेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो सारी की सारी एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी, उनमें कोई अडेप्टेशंस नहीं होंगी माहौल के साथ। तब अगर कोई बीमारी आती है, कोई डिजास्टर होता है, किसी भी किस्म का स्ट्रेस आता है, तो ये सारे के सारे ऑस्प्रिंग और पेरेंट्स सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। तो ये इनका बड़ा नुकसान है कि चूंकि इनमें एडवांसमेंट नहीं आती विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन ऑफ जनरेशन, इसलिए ये जो है मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो अडेप्टिव नहीं है। बट मैन हैज फेवर्ड दिस मेथड फॉर हिज ओन नीड्स। इंसान ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपने फायदे के लिए अलहदा तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर टिश्यू कल्चरिंग हम करते हैं पौधों की और क्लोनिंग करते हैं एनिमल्स की। जब हम टिश्यू कल्चरिंग कर रहे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो रैपिड हमें जो है प्रोडक्शन देता है, कम वक्त में बहुत ज्यादा जानदार पैदा करके देता है। इसलिए हम टिश्यू कल्चरिंग को यूज करते हैं पौधों की तादाद बढ़ाने के लिए और क्लोनिंग को इस्तेमाल करते हैं जानवरों की तादाद बढ़ाने के लिए या यूजेनिक एम्स के लिए, यानी एक ही तरह के ट्रेड्स को हासिल करने के लिए हम जानवरों में क्या कर रहे होते हैं, क्लोनिंग कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्लोनिंग, क्लोनिंग के भी कुछ नुकसान हैं, वो ये हैं, चूंकि हम क्लोनिंग में इतना प्रॉस्पर क्यों नहीं हो रहे, हम क्लोनिंग को इतना आगे लेकर क्यों नहीं जा रहे, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि रैपिड एजिंग, क्लोनिंग के जरिए जो हम ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं उनका एजिंग प्रोसेस रैपिड होता है, उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है, तकरीबन 2 गुना तेजी से। एंड लो रेजिस्टेंस, और उनमें बीमारियों और माहौलियाती हालात के खिलाफ लड़ने की कुव्वत मुदाफ़त उनमें इतनी नहीं होती, लो रेजिस्टेंस होती है। आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल सोशली एंड मॉरली, और आखिरी वजह यह है कि अभी तक जो है लोगों ने क्लोनिंग को सोशली या फिर मॉरली इथिकली समझ लें, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इसको एक अच्छा तरीका नहीं समझ रहे, इसलिए क्लोनिंग में ज़्यादा जो है काम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा। उसके बाद हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। ये आर्टिफिशियल तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स के अंदर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट्स के अंदर बात करें तो पौधों के जो लाइफ साइकिल्स हैं वो डिप्लोहेप्लॉन्टिक होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लोहेप्लॉन्टिक? डिप्लोहेप्लॉन्टिक, डिप्लो कम्स फ्रॉम डिप्लॉयड एंड हैप्लो कम्स फ्रॉम हैप्लॉइड। ऐसा लाइफ साइकिल जो कुछ हिस्से में डिप्लॉयड रहता है, कुछ हिस्से में हैप्लॉइड रहता है, उसको हम बोलते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जिसका मतलब है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन जो है अल्टरनेट विच ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ दायरे में घूमती रहती हैं। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन से हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है और उस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन से अगेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन, ये एक साइकिल जो है ऐसे चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हमने फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ी थी। तो यहाँ पर एक नया नाम है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये होता है डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस हो, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन की विद हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन। 2 टर्म्स हैं, आइसोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक, अगर ये दोनों जनरेशन यानी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन, इफ बोथ जनरेशंस आर वेजिटेटिवली सिमिलर,
यानी ज़ाहरी तौर पर स्ट्रक्चरली अगर ये दोनों जो हैं जनरेशन सिमिलर हो, मिलती जुलती हो, तो ऐसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोलेंगे आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चरली सेम होगी तो वो कहलाएंगी आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और अगर दोनों अल्टरनेट करती हुई जनरेशन, इफ बोथ जनरेशंस आर वेजिटेटिवली डिसिमिलर, स्ट्रक्चरली एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो इस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोलेंगे हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सीड प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंट ड्यू टू द फॉलोइंग अडैप्टेशन। सीड प्लांट्स जो हैं, बीज वाले पौधे, वो दुनिया में ज्यादा गालिब आए हुए हैं, उनकी तादाद जो है बहुत ज्यादा है, हर जगह हमें देखने में मिलते हैं सीड प्लांट्स। उसके कुछ वजह हैं, उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस कर ली हैं, फ्लावरिंग पैटर्न में, फ्लावर्स में, अपने हर जो है ऑर्गन के अंदर उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं, मॉडिफाई किया अपने आप को और अडेप्ट कर गए अपने माहौल के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से। उनकी कुछ अडेप्टेशंस हमने यहाँ पर लिखी हैं। नंबर 1, फ्लावर्स की बात करेंगे। उन्होंने अपने ऊपर फ्लावर्स लगाए, फिर फ्लावर्स के अंदर मॉडिफिकेशंस की, यानी उसके स्ट्रक्चर्स बने सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स, स्टेमन एटसेट्रा, और फिर उन्होंने अपने इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न्स में भी चेंजेस किए, यानी फूलों के लगने के तरीकाकार में, जिससे क्या होगा, जिससे बेहतर तरीके से क्या होगी, पोलिनेशन होगी अक्रॉस द प्लांट्स। और फिर इन्होंने फूड स्टोरेज की अपने सीड के अंदर, ये वाले पौधे अपने बीजों के अंदर फूड स्टोर करते हैं और प्रोटेक्शन दी सीड को एक्सटर्नल कवरिंग्स के जरिए। और सीड डॉर्मेंसी एक टर्म है, इनके सीड जो हैं वो डॉर्मेंट होते हैं। डॉर्मेंट होने का मतलब ये कि बीज जो है एक लंबे अरसे तक महफूज रहता है बगैर किसी नुकसान के, वो एक रेस्टिंग कंडीशन में होता है। आगे हम पढ़ेंगे, सीड डॉर्मेंसी हमारे पास लिखा हुआ है। और पोलन ट्यूब इन्होंने इवॉल्व की, येलो ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है प्लांट्स के फ्लावर्स में पोलन ट्यूब का बनना बहुत बड़ी अडेप्टेशन है और वो पैरेलल है विद द फॉर्मेशन ऑफ सीड। जैसे जैसे पौधों ने एवोल्यूशन की सीड की, उसी के साथ पैरेलल जो है पोलन ट्यूब की एवोल्यूशन भी चल रही थी। दोनों चीजें इकट्ठी इवॉल्व हुई। तो पोलन ट्यूब क्या करती है, ये सेफ रूट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को, सेल्स को, वो ताकि वो ओवरी के अंदर तक जो है सेफ रूट के थ्रू पहुंच जाए। पार्थिनोकार्पी, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। पार्थिनोकार्पी क्या है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फल का तैयार हो जाना फर्टिलाइजेशन के बगैर। यानी पोलन ग्रेन्स नहीं आए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, लेकिन एक फल जो है फर्टिलाइजेशन के बगैर ही, जो फूल जो है वो फल में तब्दील हो रहा है। फल बन रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बगैर। अमूमी तौर पर फल बनते हैं फर्टिलाइजेशन के साथ, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन के बगैर ही फल बन जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे क्या हो रहा है, पार्थिनोकार्पी हो रही है। नो सीड फॉर्मेशन, यहाँ पर बीज नहीं बनते। बीज कैसे बनेंगे जब वहाँ से पोलन ग्रेन्स ही नहीं आए तो। फॉर एग्जाम्पल बनाना में ऐसा होता है, ऑरेंज और ग्रेप्स में, ये वो फ्रूट्स हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, पार्थिनोकार्पी कर रहे होते हैं। पाइनएप्पल भी लिखा हुआ है बुक में। तो फिर इनमें, इन चीज़ों में बीज नहीं होते। ऐसे ऑरेंज और ऐसे ग्रेप्स जो हम पार्थिनोकार्पी के थ्रू जो है प्रोड्यूस करें, ऐसे माल्टों और ऐसे अंगूरों के अंदर बीज मौजूद नहीं होते। ड्यू टू हाई ऑक्सीजन, अब पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कैसे होती है, इसकी केमिस्ट्री ये है कि जब ओवरी के अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनेंगे तो वो ऑक्सीजन जो है फर्टिलाइजेशन के बगैर ही ओवरी को फ्रूट में चेंज कर देंगे। आर्टिफिशियली आल्सो इंड्यूस, आर्टिफिशियली हम आर्टिफिशियली भी पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। कैसे? हम ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ा देंगे पौधे में। जब हम पौधे में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाएंगे तो ओवरी को इंड्यूस करेगा कि वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में चेंज हो जाए। और आर्टिफिशियली हम इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी को टमाटो और पीपर्स और इस तरह के दूसरे पौधों में। सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी का क्या मतलब है? टाइप ऑफ रेस्ट विच इनेबल्स एम्ब्रियो टू सर्वाइव द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस। ये एक टाइप ऑफ रेस्ट है जिसमें बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो एक लंबे अरसे तक महफूज रहता है। उस दौरान जितने भी अनफेवरेबल कंडीशंस हों वो उसको डेड नहीं कर पाते, वो उसको मुतासिर नहीं कर पाते एम्ब्रियो को। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सीड डॉर्मेंसी देखें, हम सर्दियों के अंदर, हमने विंटर में
स्पोज सीड स्टोर किए हुए हैं। थोड़े वक्त के लिए अगर गर्मी आती है तो ऐसा नहीं होता कि वो बीज जर्मिनेट करके पौधा बना दे। सीड को डॉर्मेंसी खत्म करने के लिए और जर्मिनेट करने के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस का ग्रुप चाहिए। प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर जो है सप्लाई ऑफ गैसेस, पूरा एक कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट जब सीड को मिलेगा तभी वो जर्मिनेट करेगा, अदरवाइज वो डॉर्मेंट कंडीशन में रहेगा, सोया रहेगा, जो है वो रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा। इसके जरिए हम सीड डॉर्मेंसी के जरिए बीजों को कई सालों तक महफूज कर लेते हैं, वो खराब नहीं हो रहे होते। और लास्ट हमारे पास टॉपिक है फ्रूट सेट एंड फ्रूट राइपनिंग, फल का लगना और फिर उसका पकना। फल लगता कैसे है? डेफिनेशन लिखी हुई है, रिटेंशन ऑफ ओवरी, ओवरी को पौधे के ऊपर ही रख लेना, एंड इट्स चेंज इनटू फ्रूट, और फिर ओवरी का फल में चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कहलाता है फ्रूट सेट। फ्रूट सेटिंग हो गई। अगर फ्रूट सेटिंग नहीं होती तो फूल और उसके सारे हिस्से जो हैं वो पौधे से गिरा दिए जाते हैं। इस सूरत में हमारी फसल की पैदावार बहुत कम होती है। हमें चाहिए कि हर फूल पर फ्रूट सेटिंग हो, हर फूल के ऊपर जो ओवरी मौजूद है वो लाजमी तौर पर फल में तब्दील हो। फ्रूट सेटिंग का मैकेनिज्म क्या है वो हम देख लेते हैं। पोलन ग्रेन जो दूसरे पौधे से आ रहा है और फर्टिलाइज कर रहा है एक फूल को, उसमें सिर्फ जर्मिनेटिंग सेल्स ही नहीं होते बट कंटेन्स ऑक्सिन, बल्कि बहुत सारी मिकदार में पोलन ग्रेन के अंदर ऑक्सिन भी मौजूद होता है। वो ऑक्सिन क्या करता है? वो स्टिमुलेट करता है ओवरी को ताकि वो और ऑक्सिन बनाए। पोलन ग्रेन के अंदर आने वाला ऑक्सिन ओवरी के अंदर पहुंचकर स्टिमुलेट करेगा ओवरी को कि वो भी ऑक्सिन बनाए। अभी पोलन ग्रेन वाला ऑक्सिन भी और ओवरी ने जो खुद प्रोड्यूस किया वो ऑक्सिन भी, वो दोनों ऑक्सिन्स मिलकर क्या करते हैं? वो फ्रूट सेटिंग कर देते हैं, यानी ओवरी को वहीं लगा रहने देते हैं और उसको चेंज करते हैं फ्रूट में। दिस ऑक्सिन इज नेसेसरी फॉर द फ्रूट सेटिंग, ये ऑक्सिन की मिकदार जो है ये फ्रूट सेटिंग के लिए जरूरी है। ग्रोविंग सीड्स कंटेन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स। जो बीज बढ़ रहे हैं उनके अंदर सिर्फ ऑक्सिन ही नहीं होता, ऑक्सिन के साथ उनके अंदर जिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स भी होते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये सारे हार्मोन्स एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे एंड फूड रिजर्व, और खुराक को बीज के अंदर जखीरा करने में मदद करेंगे। क्लाइमेक्ट्रिक क्या है? ये एक टर्म है हमारे पास। हम देखते हैं, अभी हमने बात की फ्रूट सेटिंग की, अब हम बात करेंगे फ्रूट राइपनिंग की। फल पकते कैसे हैं? फल अमूमी तौर पर पकते हैं क्लाइमेक्ट्रिक से। क्लाइमेक्ट्रिक क्या है? बर्स्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी का बर्स्ट है, बड़ी तेजी से होती हुई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है। इसके दौरान होता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इथेन, बहुत ज़्यादा मिकदार में इथेन बनता है और वो इथेन गैस फल को पका के जो है उसको राइप कर देती है, दैट हेल्प्स फूड राइपनिंग। ये इथेन जो है खारिज हो रही होती है फल से, ये फल को पकने में मदद करती है। टॉपिक एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़।